हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम अपना जो सब्जेक्ट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 3 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, जिसमें हमने अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस जैसी कंडीशंस को स्टडी किया है। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हमारी वीडियो में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको जो भी हमारी नई अपडेट्स या नया नोटिफिकेशन है वीडियो का, वो आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने क्लास को लेके बहुत अटेंटिव रहें। आप अगर ऑफलाइन में अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में अगर क्लासेस रहे तब भी आप अटेंटिव रहें। अगर आप हमारे यहाँ चैनल पे आ रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तब भी आप बहुत अटेंटिव रहें, अच्छे से अपनी क्लासेस को लें। डेली टू डेली क्या करें, आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे, इवन मैंने भी यही गलती की है कि हमेशा मैं पूरा ईयर तो नोट्स बनाने में निकल जाता है, नोट्स बनाए फिर पढ़ने का हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि डेली टू डेली हमें क्या करना चाहिए, अपने पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि फिर बहुत इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हौच पौच हो जाता है, तो वो हमारा दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है कि डेली टू डेली नोट्स के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड भी करना है, अच्छे से चीजों को समझना भी है। इससे आपकी डेली टू डेली प्रैक्टिस होगी और आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि ये एक प्रोटीन ग्लोमेरुलर डिजीज है, जिसमें क्या हो जाता है, प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। अब इन टर्मिनोलॉजीज के मतलब जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसी के साथ जो है हम अपना जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। इंट्रोडक्शन हम इसका देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो एक किडनी डिसऑर्डर है दैट कॉजेस, जो क्या कॉज करता है, बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन यूरिन। मतलब ये एक किडनी डिसऑर्डर है जो क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी को ऐसी स्टेट में लेके जा रहा है कि जहां पे जो हमारी बॉडी है वो यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया। समझ में आया? मतलब कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे जो हमारा ये जो सिंड्रोम है वो हमारी किडनी को क्या करता है, इस स्टेट में ले जाके पहुंचा देता है कि जहां पे यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज बट अ वार्निंग साइंस ऑफ किडनी डैमेज। लेकिन ये एक बहुत ही वार्निंग, मतलब कि आपके लिए एक वार्निंग साइंस है कि अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो जब भी आपको पता लगे कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको बताया एग्जामिन करके कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, तो जल्द से जल्द उस चीज का इलाज आपको लेना चाहिए। क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, ये उसका वार्निंग साइन है। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ प्रोटीन ग्लोमेरुलर डिजीज। ये क्या है, प्रोटीन ग्लोमेरुलर डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडीमिया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ग्लोमेरुलर प्रोटीन ग्लोमेरुलर डिजीज है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटीनयूरिया, मतलब कि हमारी यूरिन में प्रोटीन का जो लेवल है, प्रोटीन उसमें पाया जा रहा है। दूसरी हाइपोएल्बुमिनिया, क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉडी में जो एल्युमिनियम का जो लेवल है ब्लड में, वो क्या हो रहा है कि वो भी कम हो रहा है, जितनी नीड है उतना वो नहीं है। ब्लड में एल्बुमिन का जो लेवल है वो बॉडी में हमारा लो हो गया है। हाइपो का मतलब है कम, लो। हाइपो का मतलब है कम। एल्बुमिनिया का मतलब यह है कि एल्बुमिनिया का मतलब है यहाँ पे कि ब्लड में एल्बुमिन का जो लेवल है,
ब्लड में एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि हाइपो को हम हमेशा कम यानी कि लो स्टेट होती है, और हाइपर मतलब ज्यादा, हाई। जब भी आपको कहीं पे हाइपो या हाइपर किसी भी कंडीशन या डिजीज किसी भी वर्ड के आगे लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हाइपो है तो इसका मतलब कम है, हाइपर है तो इसका मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पे है हाइपो एल्बुमिनिया, मतलब कि ब्लड में जो हमारा एल्बुमिन का जो लेवल है वो क्या है, वो कम हो गया है। एडिमा उसी के साथ साथ एडिमा हो गई है। एंड हाइपरलिपिडीमिया, अब यहाँ पे हाइपो नहीं है, यहाँ पे हाइपर है, मतलब कि ब्लड में लिपिड का जो लेवल है वो क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया है। तो ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके ट्रायड सिम्टम्स जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारा हाइपो एल्बुमिनिया, मतलब वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, ये हमारा पहला सिम्टम है। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन को मतलब हमारा जो यूरिन है उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाएगी उसमें। नेक्स्ट है एडिमा, बॉडी में स्वेलिंग होगी, मेनली फेस पे क्या होगा, हमारा जो फेस है वो स्वेल्ड अप हो जाएगा। तो ये थे हमारे ट्राइड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब कितने टाइप का जो है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है? सब फर्स्ट वन इज प्राइमरी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इडियोपैथिक का मतलब है अननोन, हमें नहीं पता है, कोई इसका कॉज पता ही नहीं है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमें क्यों हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें सेम वही बात है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्लोमेरुलर प्रोटीन डिजीज है जिसमें हमारा यूरिन में प्रोटीन पाया जाएगा, हमारे ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, साथ ही साथ ब्लड में क्या होगा कि जो हमारा लिपिड्स हैं वो उनका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारा प्राइमरी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन टाइप है, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। अननोन, अननोन मतलब मैंने बताया कि इडियोपैथिक, को हमें इसका कॉज पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या डिनोट करता है कि जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, कोई भी हमारे बॉडी में कोई सिस्टमिक डिजीज हो गई है या फिर ऑर्गन में कोई डिजीज हो गई है, तो क्या हो रहा है कि वहां पे सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, आपको कोई भी लंग में डिजीज हो गई है, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एक सिस्टमिक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तभी हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब किसी भी डिजीज की वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। ये भी बहुत कॉमन टाइप का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी डिजीज की वजह से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, आपको बर्थ के टाइम पे ही जो बेबीज है उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो चुका है, हो गया है। रेस, ये क्या मतलब किसी भी जेंडर सेक्स की रेस को हम डिनोट करते हैं, कोई भी जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, तो मतलब कि इस रेस वाले लोगों को ज्यादा हो रहा है या इस सेक्स वाले लोगों को ज्यादा हो रहा है, तो ये रेस जो है हमारी इस चीज को डिनोट करता है। अकर्स फर्स्ट 3 मंथ, कंजेनाइटल बर्थ के टाइम पे हो सकता है या फिर बर्थ के बाद 3 महीने तक क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि उन बच्चों को कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, क्यों जो है वो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो रही है। सो फर्स्ट वन है मेडिकल कंडीशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि किसी डिजीज की वजह से हो रही है, जो मतलब किसी भी सिस्टमिक डिजीज की वजह से या कोई ऑर्गन अफेक्ट हुआ है तो उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे डीएम यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन की वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो हो रहा है। एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो रहा है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसकी फुल फॉर्म है, एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको क्या हो रहा है,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है, सी हो गया है, तो उसी के साथ आपको क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियसली आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है कि पहले भी आपकी फैमिली में किसी को क्या हुआ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो हो चुका है, किडनी जैसी कोई किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो हुई हैं। इंसेक्ट बाइट मतलब मधुमक्खी का डंक जो होता है वो भी क्या करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को क्या कर देता है, कॉज कर देता है। मतलब बी स्टिंग जिसको हम बोलते हैं, बी स्टिंग मतलब कि मधुमक्खी का डंक जो क्या करता है कि कभी आपको उसने मतलब वो काट लिया है तो मतलब एडिमा जैसी स्वेलिंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंसेक्ट बाइट यानी कि मधुमक्खी के डंक की वजह से भी आपको हो सकता है। इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से, जैसा कि यहाँ पे HIV आप देख लीजिए, ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन है, तो किसी भी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अमाइलॉइड्स क्या है कि अमाइलॉइड्स एक प्रोटीन्स होते हैं जिनको अमाइलेज हम बोलते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन्स अमाइलेज हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ये तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। मेनली ये हार्ट, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, इनको क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। क्लॉट इन किडनी वेन्स, आपकी वेन्स जो है किडनी की, उनमें क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, मतलब कि वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तब भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। हार्ट फेलियर, आपको हार्ट फेलियर जैसी कोई कंडीशन है, आपको हार्ट फेलियर हो चुका है पहले, तब भी आपको क्या होगा कि आपको मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। तो ये सारे हमारे थे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर कि इन चीजों की वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन हो सकती है। हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल और बायोफिजिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में। उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगा, फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन यूरिया होगा तो फिर डिक्रीज्ड सीरम एल्बुमिन, जो सीरम एल्बुमिन है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोएल्बुमिनिमिया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में जो एल्बुमिन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है कि ये ट्रांस कैपिलरी फ्लूइड को मेंटेन करने का एक वाइटल रोल जो है उसको ये क्या करता है, ये प्ले करता है। फ्लूइड इस यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो कैपिलरी से क्या होता है, फिल्टर्ड होता है, कैपिलरी से वो फिल्टर्ड होता है इनटू द टिश्यूज में एट द एंड ऑफ द आर्टेरियल वॉल के एंड पे, कैपिलरी एंड पे जो आर्टेरियल वॉल होती है वहां से जो फ्लूइड होता है टिश्यूज में वो फिल्ड होता है, अब फिल्टर्ड होता है। अब जो वहीं पे क्या होगा कि वही जो ब्लड है वो टिश्यूज में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम है ट्रांस कैपिलरी फ्लूइड को क्या करना, मेंटेन करना, तो वहां पे ये जो काम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होता है कि सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें एडिमा जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी कुछ नहीं, बस इसमें ये है कि किसी भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ग्लोमेरुलर और कैपिलरी वॉल में स्ट्रक्चरल और बायोफिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिर प्लाज्मा प्रोटीन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, प्रोटीन यूरिया हो गया है, फिर वहां पे जो एल्बुमिन का सीरम लेवल है वो कम हो जाएगा, सीरम एल्बुमिन लेवल जो है वो कम होगा, हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, फिर डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि मैं आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रांस कैपिलरी मतलब फ्लूइड को मेंटेन करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा और ऑटोमेटिकली एडिमा जो है वो हो जाएगा पेशेंट में। तो इट्स ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी।
नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, कि अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है तो क्या आपको सिम्टम्स शो होंगे। मेन सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट के फेस पे एडिमा और लोअर एक्सट्रीमिटीज में एनिमा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप एक इमेज में देख सकते हैं कि जो पेशेंट का जो फेस है वो पूरा का पूरा स्वेल्ड अप हो गया है, इसमें इंफ्लेमेशन हो गई है। क्यों किसकी वजह से? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। फेस पे एडिमा होगा और साथ ही साथ लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी क्या होगा? एडिमा फॉर्म हो जाएगा। फटीग और लेथार्जी, थकान सा ही बहुत, मतलब क्या करेगा पेशेंट को? बहुत थकान सी महसूस होगी, हमेशा वो थका थका सा महसूस करेगा, कभी भी उसको ऐसे एनर्जी वाली फीलिंग नहीं होगी। लेथार्जी और फटीग उसको फील होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को क्या होगा कि नोजिया भी फील होगा और साथ ही साथ उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। नोजिया मतलब कि फीलिंग ऑफ वॉमिट, मतलब उसको फील होगा कि हाँ उसको वॉमिट हो रही है या होने जा रही है, लेकिन होगी नहीं, वॉमिटिंग में उसको वॉमिट हो जाएगी। डायरिया मतलब कि क्या होता है कि वाटरी स्टूल्स, मतलब उसको पास आउट होंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में, क्योंकि फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है इसकी वजह से। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा? वो बहुत कम हो जाएगा, उसका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इरिटेबिलिटी, पेशेंट जो है वो बहुत इरिटेट रहेगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर इरिटेबिलिटी होगी, मतलब पेशेंट जरा जरा सी बातों पे क्या होगा? इरिटेट हो जाएगा, कोई बात का सही से जवाब नहीं देगा, उससे अपनी डिजीज कंडीशन को लेके बहुत टेंशन भी हो सकती है, इसकी वजह से शायद उसके अंदर इरिटेबिलिटी जैसी कंडीशन हो जाए। तो ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया, मतलब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये भी होगा कि यूरिन में क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो फाइंड आउट होगा, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक के टाइम पे यूरिन में प्रोटीन जो है वो दिखेगा। हाइपरलिपिडीमिया, क्या होगा कि ब्लड में जो लिपिड्स होंगे उनका जो लेवल होगा वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाएगी, उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल उसे कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन जो है वो भी फील होगा, मतलब बहुत ज्यादा उसको हमेशा डिस्कम्फर्टनेस जैसी जो है वो चीजें जो है एब्डोमिनल पेन में होती रहेंगी उसके। बॉडी वेट इंक्रीज होगा, बॉडी वेट इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, फेस पे स्वेलिंग है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग है एडिमा की वजह से, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, तो इसकी वजह से जो बॉडी वेट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये बहुत ही मतलब लंग एक टाइप की लंग डिजीज है जो बहुत ही सीरियस भी हो सकती है, इसमें लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी लो हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। हाइपोएल्बुमिनिया, क्या मैंने आपको मतलब इस पूरी पीपीटी में बताया है कि हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब ये है कि ब्लड में एल्बुमिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब है ब्लड में जो एल्बुमिन का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट आएगा तो हम उससे हिस्ट्री पूछेंगे कि कब से आपको पेन हो रहा है, या फिर कब से आपके फेस पे स्वेलिंग है, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग है, नेम वगैरह सारा कुछ उससे हम पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा वो हमें खुद बताएगा कि इतने दिनों से मेरे फेस पे स्वेलिंग है, इतने दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, या मुझे बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम खुद ऑब्जर्व करें अपनी आंखों से कि पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग है, पेशेंट बहुत घबराया हुआ है, या फिर पेशेंट के वाइटल्स को हम असेस करेंगे, बीपी लो है, बीपी हाई है, इस तरह की चीजें जो हम खुद मेजर कर रहे हैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव डेटा में। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को अच्छे से हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, पूरा उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसके जेनाइटल्स को, एब्डोमेन्स को, उसके रेक्टल एरिया को, हर चीज को बहुत अच्छे से एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में हो रही हैं। उसी अदर हैंड पे अगर कोई फीमेल ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आ रही है तो हमें उसका वजाइनल इंस्पेक्शन भी बहुत अच्छे से करना है। किडनी बायोप्सी में हम क्या करेंगे कि किडनी से स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट या टिश्यूज को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे,
उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी, डेंजरस अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या कोई भी कैंसर सेल्स या ट्यूमर्स तो फॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो ये हम देखेंगे किडनी बायोप्सी में। यूरिन को हम एनालिसिस करेंगे, इसमें यूरिन कलेक्ट करेंगे, उसमें प्रोटीन को देखेंगे, एल्बुमिन लेवल को हम चेक करेंगे। ये सब चीजें जो है हम यूरिन में देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट पाई जा रही है, उसका कंटोर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फाउल स्मेलिंग तो नहीं हो रही है, कोई बैक्टीरिया ने तो एंटर नहीं कर लिया है। ये सारी चीजें जो है हम उसमें चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे हम पेशेंट का, उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह सब देखेंगे कि किडनी कितने अच्छे से जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, बॉडी ब्लड को फिल्टर कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी एक्सक्रीट है, वेस्टेज है, उसको बाहर बॉडी से निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। ये सारी चीजें जो है वो हम ब्लड टेस्ट में देखेंगे। तो इन सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मतलब अगर पेशेंट हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन लेके आया है तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हम करेंगे, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स है वो देंगे, जिसमें प्रेडनिसोन आता है, जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही जो है हम उसे प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड जैसी ड्रग्स जो है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है डायरेटिक्स, लेजिक्स हम उसको देंगे, डायरेटिक्स देंगे ताकि यूरिन के थ्रू जो भी फ्लूइड है, जो भी मतलब ज्यादा जो भी वाटर है वो क्या हो, बॉडी से बाहर निकले और पेशेंट का बीपी भी मेंटेन रहे, साथ ही साथ क्या हो, पेशेंट की जो स्वेलिंग है बॉडी की वो भी कम हो। तो डायरेटिक्स भी हम जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ब्लड थिनर्स, वारफरिन एंड हेपरिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड में एल्बुमिन का लेवल ज्यादा मतलब क्या कम हो गया या फिर लिपिड्स का लेवल ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो बहुत थिक हो सकता है। तो ब्लड को थिक करने के लिए हम ब्लड थिनर्स मेडिकेशंस जो है देंगे, जिसमें वारफरिन और हेपरिन जैसी मेडिकेशंस जो है वो आती हैं। स्टेटिन्स भी हम देंगे पेशेंट को, क्यों, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में उसको हम क्या करें, रिड्यूस कर सके। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, डायरेटिक्स देंगे, ब्लड थिनर्स देंगे एंड स्टेटिन्स जो है वो देंगे। नेक्स्ट है अदर मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ हम अदर मैनेजमेंट जो है वो क्या जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कंप्लीट ब्लड टेस्ट फॉर फ्यू डेज टू रिड्यूस एडिमा बाय प्रोमोटिंग डायरेटिक्स। क्या करेंगे हम, ब्लड टेस्ट जो है वो कंप्लीटली करेंगे कुछ दिनों तक, और क्या करेंगे उसी के साथ हम डायरेटिक्स पेशेंट को देते रहेंगे, ताकि जो पेशेंट का जो एडिमा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। लो प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट, क्योंकि क्या है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक्यूमुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो लो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे। लो सोडियम एंड लो फैट डाइट, उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट को लो सोडियम और लो फैट डाइट जो है वो प्रोवाइड करने की सलाह देंगे। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट के यूरिन का जो आउटपुट और इनपुट चार्ट है उसको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे कि कितना इनटेक और कितना उसने लिया है और कितना वो आउटपुट हमें दे रहा है, तो वो हम अच्छे से मॉनिटर करेंगे। स्किन केयर, पेशेंट को हम स्किन केयर भी देंगे, उसको स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको वेट रखेंगे, ड्राई रखेंगे स्किन को, उसको वेट नहीं रखना है, ताकि हम स्किन डैमेज को क्या करें, प्रिवेंट कर सकें। एजुकेट अबाउट द वार्निंग साइन, पेशेंट को हम जो भी किडनी डिजीज के वार्निंग साइंस है उनके बारे में उनको एजुकेट करेंगे कि आपको मतलब कभी भी एडिमा जैसी फीलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जो भी वार्निंग साइंस है उन सबको हम पेशेंट को बताएंगे, एजुकेट करेंगे। फ्लू सीजन्स में आपको क्या करना है कि इसमें हमने पढ़ा कि इंसेक्ट की वजह से भी क्या हो रहा है कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हो रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वैक्सीनेशंस लेनी है फ्लू सीजन्स के टाइम पे, मतलब जब ज्यादा क्या होता है कि प्रॉन होती है चीजें मतलब इन्फेक्शन क्रिएट होने के, तो आपको वैक्सीनेशंस भी बहुत अच्छे से लेनी है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाय सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस में हम क्या करेंगे कि किडनी डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो अनफिल्टर्ड हमारा ब्लड होता है
एक मशीन के थ्रू, जिसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं, उसके थ्रू हम उसको फिल्टर करते हैं। बॉडी से वो ब्लड निकल के हमारी मशीन में जाता है, वहां से वो अच्छे से फिल्टर होके क्या आएगा, वापस हमारी बॉडी में एंटर करेगा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे डायलिसिस मशीन है, पेशेंट है, यहाँ पे 2 ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो पेशेंट का जो ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ मशीन में जाएगा, पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और वापस फिल्टर्ड ब्लड जो है वो पेशेंट की पेशेंट की बॉडी में एंटर करेगा। सो डायलिसिस, किडनी डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर जो है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, सॉल्यूट्स को रिमूव कर रहे हैं एंड टॉक्सिन्स, ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं। इन पीपल whose kidneys can no longer perform these functions maturely, ये हम किन पीपल्स में करते हैं जिनकी जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग खुद से अपने आप से वो काम नहीं कर पा रही है जो उनका काम है। तो डायलिसिस मशीन की हेल्प से हम सारा वेस्ट, टॉक्सिन, स्टेटेंस जो भी बॉडी में से उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या करें कि जो किडनी है कई बार अगर वो प्रॉपर डैमेज हो गई है, बिल्कुल उसका कोई भी वो 1% भी क्या कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, तब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे पेशेंट का। इसमें क्या करते हैं कि हम जो डिजीज किडनी होती है उसको हम रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी किडनी से। सो ये क्या प्रोसीजर होता है हमारा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। So this is all about नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो इससे पहले हमने नेफ्राइटिस पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था। आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रीनल कैल्कुलाई। तो हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।